नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जिसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज आपने पहले से भी सुन रखी होंगी और नाम तो आपको याद ही होगा। पुरुलिया जो कॉन्स्पिरेसी थी, पुरुलिया आर्म ड्रॉप्स था, इसके बारे में आखिर कैसे एक जहाज जो हमारे रडार से बच जाता है, हमारे ही देश में AK-47 जैसे हथियारों को 4 टन वजनी जो बक्सा है वो गिरा के चला जाता है। ना हमारी IB को पता है, ना हमारी रॉ को पता है कैसे हो जाता है कि वो हमारे जो रडार सिस्टम है उससे बच जाता है। साथ ही साथ उसके जितने भी आउटकम अभी आप देख रहे हो, जंगल राज, बिहार, ये सभी चीजें से कनेक्टेड थी। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या मुद्दा था और क्या चीजें रही थी। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप कॉन्स्पिरेसी, पहले तो हर घटना के कुछ पात्र होते हैं, तो यहाँ पे भी पात्र हैं श्री प्रकाश शुक्ला और साथ ही साथ सूरज भान सिंह, जो भी यूपी से हैं इनका नाम जरूर जानते हैं। और ये आप कहोगे कि इसी आर्म ड्रॉप की देन थी कि आपको श्री प्रकाश शुक्ला और सूरज भान सिंह जैसे जो गुंडे हैं वो देखने को मिले यूपी में। और इन्होंने फायदा भी किसका उठाया था? जो हरिशंकर तिवारी और विपेंद्र प्रताप शाही, इनके बीच में दुश्मनी चला करती थी, वो श्री प्रकाश शुक्ला को बहुत ही ज्यादा एक तरीके से फायदा पहुंचा के गई थी। पप्पू जी इनका नाम, ठीक है, नरसिम्हा राव जी। कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो खेल रचाया गया था इनमें इनकी ही गलती थी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। और अब ये बातचीत क्यों निकल कर के आ रही, आज हम इसके बारे में क्या डिस्कशन कर रहे हैं? तो भैया पूरे 30 साल हो चुके हैं इस घटना को। बहुत बार जो हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट हो जाती है, मोदी सरकार हो जाती है, वो इस मुद्दे को उठाना चाहती है, लेकिन ये मुद्दा लाइमलाइट नहीं हो पा रहा है। बताना चाहती है कि आज के समय आप जो गुंडागर्दी यूपी, बिहार इन सब में देख रहे हो, राजनीति में देख रहे हो, वो कांग्रेस की ही देन थी। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो अगले पात्र हैं इनका नाम है किम डेवी। ये किम डेवी कौन है? ये उसी प्लेन में मौजूद हैं, प्लेन चला रहे थे और यही गिरा करके गए थे भैया हमारे पास 4 टन वजनी जो हथियार थे वो, और ये थी राइफल्स जो इसमें आई थी। चलो और जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो 17 दिसंबर 1995 की ये घटना हो जाती है। एक सोवियत रूसी विमान था, ठीक है, जो उड़ा लाहौर से, पाकिस्तान, कराची से, कराची लाहौर, वहां से उड़ता है ये। इसके बाद इसको जाना कहां था? ढाका जाना था, लेकिन बीच में ये रुकता कहां है? बनारस रुकता है रिफ्यूलिंग के लिए। कराची से उड़ा विमान, जाना ढाका था। पश्चिम बंगाल में आखिर ये क्या कर रहा था? तो जब रिफ्यूलिंग कराने के लिए रुकता है बनारस में, इसके बाद ही अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और पहुंच जाता है पुरुलिया और वहां पे जाकर के आर्म गिराता है। इसके बाद ढाका पहुंचता है, देन इसके बाद वापस जा रहा होता है, तब हम इसको जान पाते हैं। चलिए अब इसमें जो इन्होंने गिराया था उसमें था क्या? तो आपकी एक किताब भी इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा फेमस है, चंदन नंदी की किताब हो जाती है, द नाइट इट रेन्ड गन्स अनरिवीलिंग द पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप कॉन्स्पिरेसी। इसमें 300 AK-47 राइफल, 9mm की 25 पिस्टल, 2 762 स्नाइपर राइफल्स, 100 एंटी टैंक ग्रेनेड और 10 RPG रॉकेट लॉन्चर और 2,03,800 राउंड की गोलियां और नाइट विजन, बाइंडा क्यूरी जैसे हथियार मौजूद थे। अब आप सोचो कि कितनी बड़ी लड़ाई की पूरे जो एक तरीके से सामान है वो भारत को दे दिया गया। और यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, ये जितना भी सामान था इसमें से पता है सरकार सिर्फ 20 to 30% सामान रिकवर कर पाई थी, बाकी ये सारा ही सामान गांव वाले उठा करके ले गए थे जब उनको ये बक्सा मिला था। यानी कि रिकवरी सामान की हो नहीं पाई थी और उसी की देन है जो आप जंगल राज बिहार में और यूपी में देख पा रहे थे। चलिए आगे आते हैं। ये वही लोग हैं जो श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग जिनको बनाया गया, जिन्होंने CM के मर्डर तक की सुपारी ले ली थी यहाँ पे। अब आप समझ लो कि कितने पावरफुल हो गए थे लोग। चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो क्या था इसमें? 17 दिसंबर की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी, और कैसे कैसे ये लोग, आप देखो कि ये पूरा मास्टर प्लान है जो यहाँ पर चला रहे थे। द नाइट इट रेन्ड गन्स, ये पूरे वो रॉकेट जो मैंने आपको बताया ना चीजें थी वो इसी में इन्वॉल्व थी। आगे आ जाते हैं और सबको थोड़ा सा और डिटेल में यहां पर समझ लेते हैं
कि आगे आखिर बातचीत क्या हुई और प्रेजेंट समय में ये जो वेस्ट बंगाल जिसकी मैं बात कर रही हूँ जहां पर इलेक्शन भी है, वहीं पर ये आपका पुरुलिया जो है वो पड़ जाता है। और ये वो हथियार है, आप देखो किस तरीके से। और ये पूरा जो मैंने आपको बताया कराची से आया, वाराणसी में रिफ्यूलिंग करवाता है, इसके बाद इसको ढाका जाना था लेकिन ढाका नहीं जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है, आम गिराता है, देन इसके बाद ये फुकेट पहुंच जाता है, ढाका तब भी नहीं जाता, ढाका से भी उड़ा, देन इसके बाद फुकेट पहुंचता है चेन्नई, और चेन्नई से जब मुंबई जा रहा होता है और उसको आगे कराची वापस जाना होता है, तब इनके रडार सिस्टम में आता है, तब इसको ये पकड़ा जाता है। चलिए अब देखिए, further allegation that MP Pappu Yadav is assassination with then the Prime Minister of India PV Narasimha Rao facilitate the safe exit from India। अब यहां पर ये जब पकड़े जाते हैं किम डेवी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब यहां से जा रहे थे तब जहाज रडार में आया फाइनली आईबी के, और पता चला उनको जब ये पकड़े जाते हैं, उसके बाद इनसे जब इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही थी तब ये बताते हैं जो किम डेवी थे कि भैया देखो हमें ना बकायदा ये कहा गया था कि सेफ आपको हम यहां से निकलवा लेंगे, और साथ ही साथ जो किम डेवी थे ना, तो जैसे ये गिरते हैं इनको पकड़ा जाता है तो पप्पू यादव इनको साफ तौर पर छोड़ करके भी आते हैं, और यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव की बैकिंग रहती है इनके पास। और ये वो पप्पू यादव मैंने जो आपको स्टोरी यहाँ पर बताई है जिनके द्वारा ये सारी चीजें हुई थी। चलिए अब ये पूरा का पूरा जो मामला था ना, ये एक आनंद मार्ग जो संस्था है उससे जुड़ा हुआ था, कि जो उस समय आनंद मार्ग था ना वो बहुत फल फूल रहा था, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, और इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार यहाँ पर हो जाती है, कहां पर, यही पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं उस समय के, जो कि कांग्रेस की सरकार थी ये पूरी की पूरी। तो आनंद मार्ग के पास बहुत ज्यादा जमीनी थी, ये अपने आपको बहुत ज्यादा विस्तारित कर रहे थे, चूंकि कम्युनिस्ट, अगर मैं मानसिकता की बात करूं तो वो लोग ये बात करते हैं कि किसी एक पर्सन के पास सब कुछ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए भले आपने उसको अर्न किया अपनी मेहनत से, तो आप उसको सब में बांट दो। कम्युनिस्ट मार्क्सिज्म जो हम कहते हैं, ये इनकी अवधारणा हो जाती है। अब चूंकि आनंद मठ के पास पर्टिकुलर एक रिलीजन से जुड़े थे, बहुत ज्यादा जमीनें थी, तो ये वाद विवाद चलता रहता था जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार थी और जो आनंद मार्ग थे, और इसी से निपटने के लिए, इनको खत्म करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर मंगाई गई थी। यानी कि ये पूरे पूरे लोगों को मारते रहते, आनंद मार्ग को जो फॉलो करते थे उनको मार करके उनकी जमीनों को हथिया लेते थे, ये इनका पूरा प्रोसेस था। और यहीं से यहां पर ये काम करने के लिए ये हथियार, आर्म्स वगैरह चीजें मंगाई गई थी कि आनंद मार्ग के जितने भी लोग हैं उनको खत्म कर देना है, और उसके बाद उनकी जो जमीन है उसको अपने पास रखना है, देन उसको लोगों में डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन डिवाइड हुआ या नहीं हुआ ये तो कुछ नहीं पता। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे समझते हैं। डेनमार्क का नागरिक था किम डेवी, जिसे निल्स हॉकेट के नाम से भी यहां पर जाना जाता था। इसके बाद ये पुलिमिया आर्म ड्रॉप केस का मुख्य आरोपी माना जाता था। किम डेवी ने खुद बोला कि उस समय पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जो मानवीय कार्य थे इसमें वो शामिल था, और उसी दौरान वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मैंने आपको बताई थी उसकी सरकार थी। लेकिन भारतीय एजेंसियों का आरोप है कि इस पूरे हथियार गिराने की साजिश का वो मास्टरमाइंड था, और 2007 में डेनमार्क पुलिस ने इसको खोज निकाला था, और 2010 में डेनमार्क सरकार ने उसे भारत को सौंपने का फैसला भी किया था। हालांकि मामला अदालत में टिका नहीं लंबे समय तक। डेनमार्क की हाई कोर्ट में सरकार अपने फैसले पर सही ठहराने में असफल रही, जिसके चलते आप देखोगे कि जो किम डेवी था इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसको इंडिया आना था, वो इंडिया भी नहीं आ पाता है। और क्यों यहां पर वो प्रूव करने में असफल रहे? क्योंकि भैया रॉ आईबी हमारी ये कह रही है कि हमारे पास तो फाइल्स ही नहीं है जो हमने इन्वेस्टिगेट करी थी। ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब पूछा जाता है, जांच होती है, तो कहते हैं कि जब ये प्लेन एंटर किया था ना, उस समय हमने अपना रडार सिस्टम बंद कर रखा था, ठीक है, हम अपनी बिजली बचा रहे थे एक तरीके से। इन्होंने बोला हमने रडार सिस्टम बंद किया, और जब इनसे पूछा गया कि भैया दोबारा तुम्हें कैसे पता चल गया कि यहां से जा रहा है, तो कहते तब हमारा रडार सिस्टम ऑन था तो हमने इसे पकड़ लिया। मतलब ये एक ऐसी चीज बताना चाह रहे हैं जिसको कोई मान ही नहीं सकता है। भाई आपके हाथ में सुरक्षा है, ठीक है, एनआईए जब आपसे इन्वेस्टिगेशन कह रही है तो आईबी कह रही है कि भैया हमने ये कर दिया था, आप बता ही नहीं पा रहे हो। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके धरती के ऊपर से एक विमान जा रहा है जो आपके रडार सिस्टम में नहीं आ पा रहा है, हथियार गिरा करके चला जा रहा है, और आपके पास उसकी कोई फाइल्स आज भी मौजूद नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आपने खो दी है, कुछ भी नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें जरूर थी। सरकार का पूरा सपोर्ट बहुत था। इनकी बात कर लेते हैं। ये किम डेवी की जगह आए थे, उसी प्लेन में मौजूद थे। 2003 में इनको कोर्ट में पेश किया गया था। इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी यही बोला कि भैया जो किम डेवी था उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रही थी, और बाद में इनके खिलाफ भी सबूत नहीं मिले, इनको भी छोड़ दिया गया। यानी कि किम डेवी के साथ जितने लोग थे वो भी आरोपी के तौर पर छूट करके इंडिया से चले गए, लेकिन इंडिया में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। अब आप देखिए, अब इसमें जो 3 अलग अलग थ्योरी है। सबसे पहले आनंद मार्ग से जुड़ा हुआ जो मामला था, जिसमें यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसने बताया कि गिराए गए जो
हथियार थे वो आनंद मार्ग नाम के संगठन के लिए थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा संगठन यहाँ पर हटाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने काम किए थे। दूसरा यहाँ पर ये थ्योरी चलती है कि जो नरसिम्हा राव थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो करी थी। खैर आगे आ जाते हैं, सेकंड बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की ये साजिश थी। दूसरी थ्योरी में है कि एक बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल का हिस्सा था और ब्रिटिश हथियार कारोबारी पीटर ब्लीच ने दावा किया था कि M15 के लिए वो काम कर रहा था और उसने पहले ही इस योजना की जानकारी दी थी। और जो आपने पीछे देखा ना, यही है पीटर ब्लीच, ये आए थे पीटर ब्लीच 2003 में, ठीक है, समझ गया ना। और ये पीटर ब्लीच कौन थे, तो भैया ये पीटर ब्लीच बहुत बड़े ब्रिटिश हथियारी कारोबारी थे। ये सूचना रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग रॉ तक पहुंची थी। फिर भी विमान बिना किसी रुकावट के भारतीय हवाई क्षेत्र में आया, ऑपरेशन पूरा किया और यहीं से इस बात की थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे सेंट्रल जो इंटेलिजेंस जैसी विदेशी एजेंसियां हैं इनकी भी भूमिका हो सकती थी, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी सरकार है इसको कमजोर करना था। किम डेवी ने यह भी संकेत दिए थे कि उस समय भारत की केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी थी और केंद्र सरकार में था कौन, पीवी नरसिम्हा राव, और किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार हो जाती थी, यानी कि पूरी बैकिंग मिली हुई थी और इसीलिए तो यहां से बच करके भी भाग गए ये। कोई भी आरोपी नहीं, कोई जांच का सबूत नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई कोई सबूत नहीं है, सब कुछ मिट गया, रडार में विमान नहीं है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, सब कुछ एक तरीके से जैसे कि हवा बन गया, गायब कर दिया गया, जो कि जानबूझ करके किया गया। चलो आगे आते हैं। तीसरी थ्योरी यह है कि म्यांमार में उस समय गृह युद्ध चल रहा था, तो इस वजह से गलती से जो हथियार थे हमें म्यांमार में गिराने थे, लेकिन गलती से ये पश्चिम बंगाल में गिर गए, रात के अंधेरे में हमें पता ही नहीं चला, जो कि सरासर कुछ झूठ सा लगता है कि आपको कैसे नहीं पता चला कि आप म्यांमार में हैं या इंडिया में हैं, इतना तो आपको पता ही चल रहा होगा रडार से। खैर इसके अनुसार ये हथियार मुंबई के जो काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी है इसके लिए थे, लेकिन ये रास्ते में हम डाइवर्ट हो गए, हमें पता नहीं चला और पायलट जल्दबाजी में था, इसलिए पुरुलिया में गिरा करके चला गया। ये एक कोरी साजिश तरह की लगती है। पूरा अगर हम एक बार में समझे तो आप देखो कि कैसे शुरू होता है पूरा ये मामला, क्या क्या चीजें आ जाती हैं, रॉकेट लॉन्चर कैसे यहाँ पर आपकी बैफलिंग स्केप होकर मुंबई एयरपोर्ट से भाग जाता है कुछ दिन बाद, वो पता ही नहीं चला वो कहां पर गया। मास्टरमाइंड जो किम डेवी था उसके ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा, वो भी आसानी से भाग गया। यहां पर आप देखोगे सबसे पहली जो थ्योरी थी ये आम कल्ट की आनंद मार्ग के लिए, सिर्फ वही हमें राइट एक तरीके से सही प्रूफ होती हुई दिखाई देती है। बाकी जितने भी थ्योरी यहाँ पर बताई गई ना वो सारी हमें गलत लग रही है कि भैया म्यांमार में गिराना चाह रहे थे या फिर अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, तो हम उतना भी समझ गए। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय साजिश थी और अगला पर्सन ये कह रहा है कि हमारी केंद्र सरकार को पता था, तो क्या वो साजिश को रोक नहीं सकते थे? क्या यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव की इतनी बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से नहीं करवाई? ठीक है, और उसका जो हर्जाना है या खामियाजा है इतने लंबे समय तक लोग भुगतते रहे। खैर आगे बात करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसी के बारे में बहुत बार चर्चा होती रहती है। सरकार चाहती है कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो सामने निकल करके आए, इसके बारे में बातचीत करी जाए, चर्चा करी जाए। बहुत बार इस फाइल्स को ओपन करने के लिए भी बीजेपी सरकार ने बातचीत करी, लेकिन रॉ, आईबी, एनआईए सब ये कह देती है कि हमें इसका कोई सबूत नहीं है, हमारे पास का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा, चीजें ही नहीं होगी, तो इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे? लेकिन जरूरी है कि इसके बारे में बातचीत करी जाए, पुरुलिया क्यों हुआ, क्या मकसद था, क्या चीजें, उसके बारे में दोबारा से जांच पड़ताल करी जाए ताकि उस समय की गलती को आज बेहतर किया जा सके। तो आप सभी किस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।